हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी जानते होंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और अब हमें एक अच्छी रणनीति की तहत तैयारी आप सभी को कराना है। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 महत्वपूर्ण परिभाषा, जिसको आप सभी को तैयार करना मैं कह सकता हूं 100% जरूरी है। नीड है जी। नीड मतलब समझते हैं ना, नीड का मतलब होता है एकदम जरूरी है दोस्त। जितने स्टूडेंट चाहते हैं कि टॉपर बनना, तो उनको इस चैनल पे जो भी चीजें हम करा रहे हैं उन सभी चीजों को आप सभी को तैयार करने की 100% आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि हमने आप सभी को 2 नंबर वाले प्रश्नों को करा दिया, 3 नंबर वाले प्रश्नों को करा दिए, 5 नंबर वाले प्रश्नों को करा दिए फिजिक्स में। मैंने सोचा कि चलिए उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने सभी वीडियो देखे, बहुत प्यार सपोर्ट दिए, अच्छी बात है। बट अब जो बहुत सारे नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं और पुराने स्टूडेंटों को भी रिवीजन के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें हम दे सके, तो उसके लिए हम ये वीडियो फिर से एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आपकी पूरी किताब के हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समय लूंगा आप सभी का, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषा को आपको बताएंगे, ठीक है ना, पूरी किताब के 50 लगभग। फिर महत्वपूर्ण जो नियम है उसको हम आपको वीडियो में बताएंगे और फिर हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत को कराएंगे और फिर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशन को कराएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो अब इस तरीके से हम कराने वाले हैं इस 4 टॉपिक पे। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जो चाहते हैं सच में टॉपर बनना। अगर चाहते हैं आप कि 5 मिनट में टॉपर बन जाए, 15 मिनट में हमें एक ऐसा सीक्रेट बता दीजिए सर जिससे कि हम टॉपर बन जाए, तो हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्त, आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। मेरे पास उतना सामर्थ्य या क्षमता नहीं है कि मैं 15 मिनट में आप सभी को टॉपर बना दूं। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं एक संघर्ष करना, मेहनत करना और मेहनत करके टॉपर बनना, तो आ जाइए और एक एक करके हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद हम पहला क्वेश्चन यहां पर लेकर आ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो चलिए जी, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये परिभाषा याद भी होगा, अच्छी बात है याद है, तो फिर आपको रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ, क्योंकि रिवीजन तो बहुत सारे स्टूडेंट करते भी नहीं होंगे, आप भी नहीं करते होंगे। तो चलिए अच्छी एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको आप रिवीजन भी अपना करते हुए चलें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 परिभाषा है। एक तो हमारा फॉर्मूला, 2 इसका फॉर्मूला है E=F/Q। तो पहला हमारा परिभाषा यहां से हम बोल सकते हैं, ये E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये F क्या है, F है बल, और यहां पे Q क्या है, आवेश। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि आवेश के मान को अगर हम 1 ले लेते हैं, आवेश Q के मान को अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 का मतलब ये होता है एकांक, 1 को हम एकांक कहते हैं, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उस समय पर जो E होगा ना वो F के बराबर हो जाएगा, E जो होगा वो F के बराबर होगा। और F क्या है, बल है, F क्या है जी, बल है। तो हम यही कहेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहला सबसे सिंपल परिभाषा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हम परिभाषा तो लिखे तो नहीं है, पर अथवा में ये भी हम परिभाषा यहां पे लिख दे रहे हैं। जिनको सिंपल में चाहिए ज्यादा तो वो ये लिख लीजिएगा कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
ठीक है, तो चलिए जी, मैं आशा करता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और परिभाषा ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज दैट ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक, मान लेते सपोजेट, बात को समझिएगा, ये हटा देते, मान लेते सपोजेट ये एक आवेश है, तो आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम एक और आवेश को लाते हैं जो है Q = 1, मतलब इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धन आवेश को लेकर आते हैं। ये क्या है जी, ये है हमारा एकांक धन आवेश। ये क्या है, इसका नाम है एकांक धन आवेश। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा आवेश, इसको कहते हैं आवेश। ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हम ये कह रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ये आवेश है, मतलब ये भी हमारा, मान लेते हैं ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो धन धन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। दोनों ही परिस्थितियों में बल तो लगेगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वही बातें यहां पे लिखा गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है ना, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला बात यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसका मात्रक। मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक याद रखेंगे। एक होता है वोल्ट प्रति मीटर और दूसरा होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना, तो ये दोनों आप याद रखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, चलिए जी, तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दो चीजें और भी आपको जानना चाहिए, वो भी हम यहीं पे बता दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार हमसे पूछ लिया गया है। राशि कौन सी होती है, तो सदिश राशि होती है, सदिश राशि और विमा। विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका विमीय सूत्र होता है MLT-3A-1। तो ये विमीय सूत्र भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। चलिए जी, वैद्युत फ्लक्स को आप समझ लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है वैद्युत फ्लक्स। अब परिभाषा हमने क्या लिखा है, लिखा है हमने कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहां पे परिभाषा नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं। सपोज दैट ये एक आवेश है, या हम ये कह रहे हैं ये हमारे पास एक पिंड है, यह हमारे पास एक पिंड है और इस पिंड पर आवेश है Q। अब जाहिर सी बात है, ये एक पिंड है, इस पर आवेश है, ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश है Q। अब Q जब आवेश है तो हम जानते हैं कि जब Q आवेश है तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आएंगी भी और जाएंगी भी। इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी भी और जाएंगी भी। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं मतलब निकलेंगी, आएंगी और जाएंगी भी।
बताइए, आप सभी जानते हैं जैसे ये विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आ रही है इस ओर, और ये देखेंगे तो ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इस पिंड से निकल रही है। ये विद्युत बल रेखाएं हम देख रहे हैं तो इस पिंड की ओर आ रही हैं, और ये विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। ये विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। ये विद्युत बल रेखाएं देख रहे हैं तो इसमें प्रवेश कर रही है। ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और ये विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है आवेशित पिंड। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या है, आवेशित पिंड है। इसका नाम क्या है, आवेशित पिंड है। ये हमारी सभी रेखाएं कौन सी है, तो ये हमारी है विद्युत बल रेखाएं। ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं। और ये हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सभी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर तो लंबवत नहीं है। ये एक देखिए, ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत है। 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 तो यहाँ पर जो जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होंगी, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ना, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहेंगे। मतलब हम क्या कहेंगे, परिभाषा आप सिस्टमैटिक सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड, समझिएगा, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए ना? एक बार और सुन लीजिए, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा आसानी से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीन चीजें आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली, विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। फाई ई इक्वल टू ई ds cos थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होनी चाहिए। जहां ये क्या है, ई क्या है, ई हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है। जैसे एक ये बड़ा सा कोई पृष्ठ है, एक बोर्ड ही बड़ा सा पृष्ठ है, इसका एक छोटा सा पृष्ठ है जो है ds। ठीक है ना, एक छोटा सा ये पृष्ठ है जो है ds। ये इस पृष्ठ पर मान लेते हैं लंब है जो है हमारा l, और ये इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है तो वो है e। और लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। ठीक है ना, तो ये आप इतना याद रखेंगे, वही है ई ds cos थीटा। ठीक है, अगली बात यहाँ पे आता है मात्रक राशि और बीमीय सूत्र या बीमा। मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। राशि कौन सी होती है, तो राशि हमारी होती है अदिश राशि। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका बीमीय सूत्र ml3t-3 a-1 होता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही जानना था इसमें। ठीक है ना, इतना ही जानना था जी, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही जानना था। ठीक है, ज्यादा ऊपर करेंगे तो कैमरा सही नहीं आएगा, इतना तक रहने देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, कैमरा सिस्टमेटिक बैठ जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा आता है कि विद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। बहुत ही सिंपल सा ये पूछा गया है। विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई में, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध बताना है। तो वो संबंध क्या है जी, वो संबंध यही है ना, यही फॉर्मूला लिख देंगे। ये एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे जी, फाई ई इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई ds cos थीटा, ये आप लिख दीजिएगा, यही इसका संबंध है जी। देखिए, फाई ई है विद्युत फ्लक्स और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही संबंध है। इसको केवल आपको यही संबंध लिख देना है, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, समझ लेते हैं। हालांकि मेरी सर्दी हुआ है मुझे, ठीक है ना, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ इसके लिए सुबह से ही। अभी अमोनिया हमने लगाया हुआ है, जैसे नाक जब क्या होता है, जो नाक होता है वो जब जाम हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नाक, हम कहते हैं कि नाक हमारा बंद हो चुका है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही कुछ हालात मेरा भी है अभी। तो मैंने अमोनिया एक आता है सूंघने वाला, ठीक है ना, तो विक्स लेलर ऐसे कुछ कहते हैं उसको, तो उसको मैंने लगाया है, तो थोड़ा आराम मिलता है, फिर वैसा ही हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा छींक भी आ रही है अभी, तो फिलहाल बहुत शुक्र है कि आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें नहीं आ रहा है। बशर्ते मैं यही कहूँगा कि देखिए कुछ भी हो रहा है, फिर भी हम आपके लिए, आप सभी की तैयारी अच्छे से हो पाए, इसके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। तो मैं भी ये चाहूँगा, मेरा भी ये कर्तव्य बनता है, कर्तव्य नहीं मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मुझे भी आशा है आप सभी से कि आप भी अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए ये प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे होंगे, नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, एक सीरियस स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। अब पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे, आज कुछ भी हो जाए पूरी तरीके से कंसिस्टेंट बने रहेंगे। अदरवाइज एक और चीज आप सभी से रिक्वेस्ट हमारा रहेगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी ग्रुप है आप सभी का स्कूल ग्रुप, उसमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंचे, हमारा सपोर्ट हो सके, ठीक है ना। चलिए जी, तो आशा करता हूँ समझ के होंगे, इतना कर देंगे दोस्त तो बहुत है, और मैं जानता हूँ कि हमारे स्टूडेंट करते भी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, दोनों हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर रखे हैं, तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो उस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए ये हमारे पास एक आवेश है, ये सपोज दैट ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, और दूसरा हमारा क्या है माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। तो हम यही कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं कि दो बराबर अब विपरीत प्रकार के, मतलब ये दोनों जो आवेश है ना, ये जो दोनों आवेश है, ये दोनों जो आवेश है, ये आप याद रखेंगे कि परिमाण में क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। और एक और बात याद रखेंगे, विपरीत आवेश होते हैं। आवेश जो होते हैं विपरीत आवेश होते हैं। विपरीत आवेश का मतलब एक प्लस आवेश है तो एक माइनस आवेश होगा, ठीक है। तो समान परिमाण व विपरीत प्रकार के आवेश है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, 2L है। तो हम यही कह रहे हैं कि दो समान परिमाण, दो समान, देखिए यहाँ पे लिखा गया है दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश। तो समान मतलब है बराबर, परिमाण में वजन में बराबर, अगर 1 किलो का ये है तो 1 किलो का ये भी होगा, सपोज डेट ऐसा ये बता रहे हैं। तो दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, देखिए एक प्लस है तो एक माइनस है, तो दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश क्या है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, तो इस तरीके का ये जो बना निकाय है इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा बोल नहीं देंगे कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश बहुत ही कम दूरी से, मतलब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, तो इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूं वैद्युत द्विध्रुव समझ के होंगे, तो जहां भी ऐसी परिस्थिति हो वैद्युत द्विध्रुव कह देंगे। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो यहां पे हम क्या कह देंगे जी कि ये हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू आवेश, एक है हमारे पास ये माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पे ये हमारे बीच की दूरी है 2L। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस टोटल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में से अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L, ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है ना। तो देख लीजिए अब कैसे कहेंगे, अब कहेंगे इसको टोटल क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव नहीं होगा, यहाँ पे आवेश होगा। वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, देखिए क्या ही गलत लिख दिया गया है टाइपिंग में, दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आशा करता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है ना, चलिए जी। ओह बहुत परेशान है भैया, क्या ही कहें। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। इसका फॉर्मूला 2QL, देखिए अगर सिस्टमेटिक लिखे तो 2QL लिख सकते हैं। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट कोई नहीं जी, जो भी हो मैं पढ़ाऊँगा जी, मैं पढ़ाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि आप सभी का कुछ भी दिक्कत हो, आपको एक सिस्टमेटिक मिल जाए सही समय पर, सब चीज़ें आप पढ़कर आगे बढ़ें। कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है, ये बात याद रखेंगे। राशि कौन सी होती है, तो राशि याद रखेंगे सदिश राशि होता है। और इसकी बीमा कौन सी होती है, तो बीमा आप याद रखेंगे कि M0LTA होता है। तो ये इसकी बीमीय सूत्र याद रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत दिक्कत है भैया, चलिए कोई नहीं जी, कोई नहीं, मेहनत किया जाएगा। अच्छा मैं देख लूँ कैमरा सब ठीक तो है ना, वीडियो बन रहा है ना अच्छे से, कैमरा ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। अब वैद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव भी समझ लेते हैं। देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखा गया है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब अगर आप समझना चाहें तो ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। ये हमारे पास सपोजिट एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे है हमारा आवेश, एकांक धन आवेश है। ये क्या है, एकांक धन आवेश, और ये कहाँ पर है, ये हमारा है अनंत पर। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उस कार्य को ही विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं ना कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आशा करता हूँ बोल देंगे। अब विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V=W/Q, ये आप याद रखेंगे। V=W/Q, जहाँ W क्या है, तो W है कार्य, अभी Q क्या है, आवेश। ये आप याद रखेंगे। मात्रक याद रखेंगे
मात्रक इसका याद रखेंगे जूल प्रति कूलाम, और राशि याद रखेंगे, राशि कौन सी होती है, तो अदिश राशि। ठीक है, तो मात्रक याद रखेंगे, कौन सी राशि होती है जी, अदिश राशि मात्रक होता है। ठीक है ना। एक और चीज आप याद रखिएगा, बीमा, तो M-1 L-2 T2 A2, ये इसका बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है, चलिए बीमीय सूत्र का थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सबको याद कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, वैद्युत धारिता क्या है, धारिता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। देख लेते हैं जी, विद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता क्या होता है समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, लिखा है किसी चालक की धारिता, कोई भी चालक है तो किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। चलिए कोई नहीं, हम समझा देते हैं। विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C=Q/V, ये फॉर्मूला होता है, जहां ये क्या है, हमारा धारिता है, ये Q क्या है, आवेश, अभी क्या है, विभव। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यदि, यहाँ पे बात को समझिएगा, यदि V जो है विभव है, विभव जो हमारा V है, तो यदि V को हम एक ले लेते हैं, मतलब एकांक, या एक को एकांक कहें या इकाई कह दें, तो यदि V के मान को अगर हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, इकाई ले लेते हैं, तो नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होगा। उस समय पर जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। उस समय पे C होगा Q के बराबर हो जाएगा। C क्या है, हमारा धारिता है। उस समय पर जो C होगा वो आवेश Q के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या परिभाषा कह रहे हैं, परिभाषा हम यही कह रहे हैं कि ध्यान से समझेंगे, हम परिभाषा ये कह देंगे, कोई भी चालक है, ठीक है ना, तो किसी चालक की धारिता, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, परिभाषा ध्यान से समझेंगे, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है। समझिएगा, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। इकाई वोल्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इकाई वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इकाई वोल्ट के क्या हो, वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए, याद हो जाएगा आप सभी को। आप क्या बोलेंगे कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सॉरी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए जी, कोई बात नहीं है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैं चाहूँगा, मैं दिल से चाहूँगा, मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सभी मेरी जो हेल्थ है उसको इग्नोर कीजिएगा। आप सभी को फोकस होने चाहिए पढ़ाई पर। मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा मैं खांसी आ रहा है, क्या आ रहा है, उस सभी को इग्नोर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। परिभाषा समझ में आ गया ना। अब एक चीज़ हम समझा देते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो है इसका मात्रक, क्योंकि मात्रक हमसे पूछा गया है, तो इसका मात्रक याद रखेंगे फैराडे। तो इसका मात्रक एक फैराडे याद रखेंगे, दूसरा हमारा कूलाम प्रति वोल्ट, ये दो इसका मात्रक याद रखेंगे, और राशि याद रखेंगे अदिश राशि। ठीक है बाबू, तो चलिए ये दो चीजें आपको याद रखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े जी, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है समविभव पृष्ठ, मतलब सभी बिंदु पर
देखिए समविभव मतलब समान विभव, पृष्ठ मतलब प्रत्येक मतलब किसी भी पृष्ठ के समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि ये एक पिंड है और एक इस पिंड के किसी भी बिंदु पर, चाहे कोई भी बिंदु आप ले ले, तो किसी भी मतलब एक ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है ना, जो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हो, विभव का जो मान हो वो समान हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। मतलब एक ऐसा आवेशित पिंड, ये क्या है, आवेशित पिंड है, तो हम क्या कह रहे हैं, एक ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा गया है, एक ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ भी ज्यादा है नहीं तो क्या ही हम समझाएं, बट पूछ लिया जाता है बाबू बहुत बार, इसलिए हमने बता दिया। अगला आता है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। देख लेते हैं जी विभव प्रवणता। देखिए विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, नई परिभाषा याद हुआ, हम समझा देंगे आपको। देखिए पहले यहां पे याद रखिएगा विभव, एक फॉर्मूला याद रखिए, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन बटे क्या होता है, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पे परिभाषा क्या कह सकते हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, सपोज डेट ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन मतलब समझिएगा क्या हम कह रहे हैं, कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो किसी विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश, कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो इसकी एक दिशा होगी, तो किसी विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को, विभव में परिवर्तन के दर को मतलब विभव में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें लगे समय को, दर मतलब होता है समय, समय को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। परिभाषा नहीं बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ के एक बार और सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ में आ गया ना, चलिए जी विभव परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे एक चीज आप याद रखेंगे, इसका मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक याद रखेंगे, मात्रक, इसका मात्रक याद रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है बाबू, चलिए इतनी बात आप समझ गए। अगले बात यहां पे एक चीज याद रखिएगा, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। चलिए तो ये चीजें आप याद रखेंगे, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, वो संबंध होता है हमारा E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा।
जब भी आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं देखा हूँ इसलिए मैं एक लाइन याद आया, क्योंकि ये पूछा गया है एक एक नंबर में, 6 क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो यही पूछ लेता है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। तो वहाँ पे लिख देंगे E = -dV/dr। डी आर लिखे या सॉरी डेल आर लिखे या डेल डी लिखे। यहाँ पे डेल भी मतलब क्या है, विभव में परिवर्तन, और डेल डी क्या है, दूरी में परिवर्तन। मतलब क्या है, विभव प्रवणता, इसी को ना, ये टोटल क्या है, विभव प्रवणता के बराबर है। तो विभव में इसका मतलब क्या है कि विभव में, विभव जो है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना समझ में आ रहा है आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हो क्या बात है। अगला हमारा आता है 9th नंबर क्वेश्चन कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा = 1/ρ होता है, ये आप याद रखेंगे। जहां ये रो क्या है, तो रो है, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है हमारा विशिष्ट चालकता। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चालक है ना, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। इसका मात्रक एक चीज याद रखिएगा, इसका मात्रक याद रखेंगे ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। तो ये इसका मात्रक याद रखेंगे। ठीक है ना, ये आप इसका मात्रक भी याद रखेंगे। चलिए बाबू, अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, अगला आता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अब देखिए यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध हमसे पूछ लिया, यहाँ पे देखिए, अब यही ना रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसी को प्रतिरोधकता के नाम से भी हम जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से भी हम जानते हैं। समझ लेते हैं क्या है जी। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो देखिए क्या ही कहे, क्या टाइपिंग किया गया है भैया, क्या ही कहा जाए भैया। अब इतना गलत है तो कैसे किया जाएगा, इसको इरेज किया जाए। अब इतना गलत होगा तो अच्छी बात नहीं रहे जी। चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता हमने लिख दिया है, ये याद रखेंगे, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट कहूँ तो परिभाषा क्या होना चाहिए, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप परिभाषा, और लिखेगा क्या, अभी हम समझा देंगे, याद हो जाएगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ρ = RA/L होता है। ये फॉर्मूला होता है। जहां ये एक चालक तार है, बात को समझिएगा, ये एक चालक तार है, यहाँ पे इस चालक की जो लंबाई है वो है L। ठीक है, चालक की लंबाई क्या है, L है। A क्या है, इस चालक की कुछ ना कुछ मोटाई हो गई ना, तो वही मोटाई है A। मोटाई को ही कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई को ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ये R क्या है, इस चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी को है, वही है R। तो अगर हम कह रहे हैं कि चालक की लंबाई है, बात को समझिएगा बाबू, अब कह रहे हैं कि चालक की लंबाई जो L है उसका अगर मान लेते हैं 1 हो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि चालक की लंबाई को 1 ले लेते हैं, तो 1 को हम इकाई कहते हैं ना, तो इकाई हम कह दे रहे हैं
कि चालक की लंबाई को इकाई हम ले लेते हैं और चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको भी हम क्या ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। इसको भी इकाई हम कह देंगे, एक का मतलब इकाई। तो जब इन दोनों का मान एक एक हो जाएगा तो थोड़ा बात को समझिएगा, रो इक्वल टू आर इंटू एक बाई एक हो जाएगा, एक से एक कटेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं, एक आएगा, एक आर में गुणा होगा तो ये अंत में क्या आ जाएगा, रो जो होगा वो आर के बराबर होगा ना। तो उस समय पर जब ये एक एक होंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो जो रो होगा ना, जो रो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। तो यही से रो क्या है, रो है हमारा प्रतिरोध, सॉरी आर क्या है, आर है हमारा प्रतिरोध, और रो क्या है, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम परिभाषा क्या कर रहे हैं समझिएगा, हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई, ये एल क्या है, लंबाई है, तो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध, वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए, सुन लेंगे तो शायद याद हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ गए ना? ये आपको फॉर्मूला लिखना है, ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। इसका मात्रक आपको लिख लेना है एक चीज, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ये कौन सी राशि होगी, तो राशि हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है बाबू। चलिए इतनी बात आपको लिखना ही है, ठीक है ना, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या बात है, अच्छी बात है। एक चीज और लिख लीजिए, नहीं तो ये छूट जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है, ml3T-3A-2, तो ये आपको बीमीय सूत्र भी लिख लेना है, लिख लिए ना। चलिए जी, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ अंततः कि वीडियो अच्छा बन रहा है ना, क्योंकि वीडियो मेहनत किया जा रहा है, अगर ना बनेगा तो भैया तकलीफ होगा, और तकलीफ में नहीं चाहता हो तो देख लेने में क्या दिक्कत है। अगला आता है ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ क्या होते हैं, ठीक है जी। ओमीय अनोमीय परिपथ हम समझेंगे, क्या दिक्कत है हम समझेंगे। फिलहाल मैं एक चीज कह दूं कि हो सकता है, ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग महसूस हो रहा होगा, सब मजा नहीं आ रहा है, ऐसा भी सोच रहे होंगे आप। तो मैं दोस्त यही हमेशा से कहता आ रहा हूं और फिर कह रहा हूं, पढ़ाई मजा नहीं है, पढ़ाई क्या है, एक जिम्मेदारी है, पढ़ाई क्या है, एक आपका कर्तव्य है, ठीक है, जिसको आपको हर हालत में निभाना ही है। तो कैसे भी हो इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आप सभी के साथ हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप सभी एक अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है ना। और एक और चीज मैं बता दूं कि देखिए आप सभी के लिए ही हमने जो क्या है, हमने आप सभी के लिए ही टॉपर नोट्स तैयार किए हैं। तो अभी तक आपने ये टॉपर नोट्स हमारा नहीं लिए हैं तो आप जरूर ले लें। कैसे लेना है तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो आपको पूरी हम फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम टॉपर नोट्स आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पूरी हिंदी का भी हम टॉपर नोट्स आपको दे रहे हैं। ये मैं बता दूं कोई भी एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो 99 हो जाएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे तो 99 आपको लगेंगे, आपको मिल जाएंगे। परंतु अगर तीनों एक साथ लेते हैं तो 249 रुपये मतलब 50 का डिस्काउंट मिलेगा। 249 में तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी क्लास 12th का तीनों का मिल जाएगा। तो जितने स्टूडेंट चाहते हैं एक टॉपर बनना, एक सीक्वेंस पैटर्न में उनको पीडीएफ नोट्स मिल जाए तो वो इस टॉपर नोट्स को जरूर लेंगे। लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करना है, वहाँ पे स्पष्ट बताना है क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। स्कैनर दिया जाएगा, स्कैनर पर पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नंबर नीचे स्क्रॉल है, आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चाहिए, चलिए जी, थैंक यू इतना सुनने के लिए। ओमीय परिपथ क्या होता है तो सुन लेते हैं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है ना। ओमीय परिपथ, वे परिपथ ओम के नियम का पालन करेंगे ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जैसे बल्ब का तन्नुता बल्ब का तन्नुता होने चाहिए और बल्ब डायोड, ये आप याद रखेंगे दोनों। अनओमीय परिपथ का मतलब वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, अनओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। सिंपल सा है, बेसिक बात है, ये सब आपको तैयार ही होगा। अगला आता है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करता है। समझ लेते हैं जी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जी, तो यहां पे हमने लिख दिया है, क्या लिखा है कि किसी सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट ये एक सेल है, इस सेल में, ये जो सेल है इस सेल में धारा यहाँ से बह रहा है, सपोज दैट धारा बह रहा है और धारा के मार्ग में कोई रुकावट आ गया, सपोज दैट इस तरीके से कोई मान लेते हैं रुकावट आ गया, अवरोध आ गया, तो इसी अवरोध को ही हम क्या कहेंगे, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। क्या हम कह रहे हैं कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको क्या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी दिक्कत आपको हो तो आप हमें तुरंत बता भी सकते हैं कमेंट में कि, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात आपको सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, तो इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात कि सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो होता है आंतरिक प्रतिरोधों के समानुपाती होता है। एक सेल है सपोज दैट, ये सेल में ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है ना। ये हमारा एनोड है सपोज दैट, ये हमारा कैथोड है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, दो इलेक्ट्रोडों की, दो मतलब कैथोड एनोड मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की ये जो दूरी है ना, बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान, जैसे सेलों का बीच की दूरी को हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर दूरी को घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी घटेगा, यही इसका मतलब है। दूसरा, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी मोटाई को अगर हम बढ़ाएंगे ना, तो जो मोटाई को अगर बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या बताया गया कि सेलों के जो मतलब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब अगर हम क्षेत्रफल के मान को बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घटने लगेगा। अगला आता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता जो होती है वो आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब ये हम कह रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध जो R होता है वो सांद्रता C के समानुपाती होता है। मतलब सांद्रता जितना बढ़ेगा आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा आता है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेलों के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। सेलों का विद्युत वाहक बल, देखिए
सेलो का विद्युत वाहक बल को हमने बहुत तरीके से डिफाइन किया है, ये भी एक परिभाषा है, बट हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि यही एक परिभाषा है, बट एक ही परिभाषा इस वीडियो में बताऊँगा। मैं अलग अलग तरीके से परिभाषा बताता हूँ। आपने जब हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कराया होगा तो मुझे याद है सेलो का विद्युत वाहक बल हमने ये टॉपिक भी कराया था 2 नंबर वाले प्रश्नों में, ठीक है, मुझे याद है शायद। चलिए अभी तो केवल हम परिभाषा देख रहे हैं 50, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं क्या है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, प्रवाहित करने पर सेलो द्वारा किया गया जो कार्य होगा वही हमारा सेलो का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब कोई एकांक आवेश है उसको पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलो द्वारा किया गया जो कार्य होगा ना, सॉरी, माफी चाहूंगा, क्या ही कह सकते हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। ये परिभाषा ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। कुछ हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें सोच कर याद आ रही हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब तो मैं तो जानता हूँ कि सभी तो नहीं, बट कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि मज़ा भी ले इसके लिए, सर क्या ही पढ़ा रहे हैं ऐसा वैसा, बट मेरी फीलिंग को या भावनाओं को शायद वो समझेंगे तो नहीं करेंगे। मैं चाहता इसका पढ़ाने के, मतलब मैं चाहता तो मैं ये वीडियो नहीं भी लाता आज, सोचता कि चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं लाते हैं कल ला देंगे, बट फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप सभी को एक भी समय है वो नष्ट ना आ जाए, आपको सही समय पर सभी कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करें। पर जो भावनाओं को समझेंगे वो गलत कमेंट नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कर्म है, आपका जो भी कर्म है आप करिए, उसका फल तो मिलेगा ही। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट अच्छा कर्म करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा से सभी को सम्मान दें, रिस्पेक्ट करें, जो भी उस योग्य हो, ठीक है ना। अगला हमारा कह रहा है कि सेलो का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ये एक सपोर्टेड, ये एक परिपथ है, सपोर्टेड ऐसे हमने कह दिया। और यहाँ पे एकांक धन आवेश है, तो एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलो द्वारा, कोई भी सेल है तो सेलो द्वारा किया गया कार्य होगा, उसी को सेलो का विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को सेलो का विद्युत वाहक बल याद रखिएगा, ये होता है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक परिभाषा बता दे रहा हूँ, सेलो का विद्युत वाहक बल E=W/Q होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखेंगे। यही विद्युत विभव का भी होता है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ सपोर्टेड ये एक विद्युत परिपथ है, ठीक है ना। ये एकांक धन आवेश है, ये एकांक धन आवेश है, तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जो किया गया कार्य होगा ना, उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, सेलो का विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है ना। तो एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य सेलो का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मात्रक, तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे जूल प्रति कूलाम होता है। दूसरा एक याद रखेंगे वोल्ट भी होता है, ठीक है ना। दूसरा इसका मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक है ना। और कौन सी राशि होती है, राशि, तो ये बात आप याद रखेंगे, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। और इसकी बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमा क्या होता है, तो इसका बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे Ml2T-3 A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अगला हमारा आता है
आवेशों की गतिशीलता से क्या समझते हैं? आवेशों की गतिशीलता, तो आवेशों की गतिशीलता क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। आवेशों की गतिशीलता को म्यू से दर्शाते हैं और म्यू इक्वल टू क्या होता है? VD बाई ई होता है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या है? ये VD क्या है? अनुगमन वेग है। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम विद्युत क्षेत्र भी ओनली लिख सकते हैं। और ये क्या है? आवेशों की गतिशीलता है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी आवेश है तो कोई आवेश ही ना गति करेगा, तो किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। और उसका ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट होता है। मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट होता है, इस बात को याद रखेंगे। बस इतना ही जानना था, बेसिक चीजें थी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? आगे बढ़े, ठीक है। अगला आता है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व, अब धारा घनत्व क्या होता है तो समझिएगा, किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझा देते हैं। धारा घनत्व को हम J से दर्शाते हैं। J इक्वल टू क्या होता है? J इक्वल टू I बाई ए होता है। ये फॉर्मूला होता है, जहाँ I क्या है? I जहाँ है विद्युत धारा। आइए A क्या है? A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया। तो अगर हम चाहें, थोड़ा सा बात को समझिएगा, अगर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल A है, इसके मान को अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 को हम एकांक भी तो कह सकते हैं ना, 1 को हम एकांक कह सकते हैं। तो यदि क्षेत्रफल का मान 1 हो जाए तो उस समय पर जो धारा घनत्व J है वो I के बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा ना। तो हम यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या हमने कहा कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी चालक तार है जिसकी मोटाई जो है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, ठीक है ना, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? 1 हो। तो हम यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, इकाई या एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यही लिखा गया है, किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J इक्वल टू I बाई ए होता है। इतनी बात समझ के होंगे। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इसका क्या याद रखेंगे? इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है जी? लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल क्या होता है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ध्यान से समझेंगे आपको याद हो जाएगा। परिभाषा रटने नहीं है दोस्त, हमें समझ कर याद करना है। इस बात को आप सभी को याद रखनी चाहिए, याद रखेंगे ना। चलिए अगला कह रहा है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है ना, तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं।
ये सपोजेट ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, ये सपोजेट ये एक समान क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में यहाँ पे हमारा एक आवेशित कण है। यह हमारे पास एक आवेशित कण है और ये आवेशित कण क्या कर रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से गति कर रहा है। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, ठीक है ना, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, तो जाहिर सी बात है पहले से चुंबकीय क्षेत्र है ही, और ये जब आवेश गति करेगा तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इस आवेश पर एक क्या लगेगा, इस आवेश पर एक बल कार्य करेगा, इस आवेश पर एक बल लगेगा और उसी बल को ही हम क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। तो हमने क्या बताया, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना, तो लॉरेंज बल का परिभाषा मैं आशा करता हूं कि आसानी तरीके से आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए इसका बाद याद रखेंगे, लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा। ये बात आप याद रखेंगे। जहां ये क्या है, इस आवेश पर जो आवेश है वो है, ये आवेशित पिंड है, इस पर आवेश Q है तो वो है। अब ये जो कितने v वेग से गति कर रहा है तो वो वेग है v क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है v, और यहाँ पे साइन थीटा है। ठीक है ना, तो साइन थीटा क्या है, बल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन है, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदले। धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदले, तो इसका दो उत्तर हम दे सकते हैं। पहले उत्तर, धारामापी को प्रतिरोध को बढ़ाकर, धारामापी की प्रतिरोध को बढ़ाकर धारामापी को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। एक लाइन में उत्तर, धारामापी की जो प्रतिरोध है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो धारामापी अपने आप वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। या अथवा में हम इसको सिंपल में और करके हम बता दें तो इसको हमने लिखा है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। जैसे यहीं पे हम बता देते हैं, यह हमारे पास धारामापी है जो है G। ठीक है ना, अब धारामापी है तो धारामापी में हम इसके साथ एक उच्च प्रतिरोध के तार, उच्च प्रतिरोध मान लेते हैं S है, तो उच्च प्रतिरोध ये हमने लिख दिया उच्च प्रतिरोध। तो उच्च प्रतिरोध के हमने तार को जब जोड़ देंगे ना तो अब ये धारामापी की तरह नहीं बल्कि अब ये वोल्ट मीटर के तरह, वोल्ट मीटर के तरह कार्य करेगा। तो हमने क्या लिखा है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ, धारामापी की उसकी कुंडली के साथ क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं। और किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, तब ये धारामापी वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। वही लिखा गया सिस्टमैटिक, धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली, उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं। जोड़ दिए हैं तो निकल गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिना देर किए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब होता है काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा का उत्तर इसका हमने लिख दिया है। अब ये एक सिस्टमैटिक किताबी लैंग्वेज टाइप से लिखा गया है, बट मैं समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा।
क्या लिखा है, यदि दो क्षेत्र मतलब यदि विद्युत बल रेखाएं हम कह सकते हैं या विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, तो यदि दो विद्युत बल रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकेंगे, जिसका अर्थ होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगे, जबकि किसी भी कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं ये बताना है। हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, याद हो जाएगा, उसका टेंशन ना लें। सपोज एक ऐसे मान लेते हैं कि ये एक पहली चुंबकीय क्षेत्र है, ये पहली चुंबकीय क्षेत्र है, और ये हमारा सपोज डेट ये हमारा दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हमारे पास क्या है, दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, दो ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ऐसा मान लेते हैं कि दोनों चुंबकीय बल रेखाएं काट रही हैं, तो ये इसका क्या है, कटान बिंदु है। अब जाहिर सी बात है जहां पर कटान बिंदु होता है वहां पर स्पर्शी रेखा हम खींचेंगे। तो अगर हम इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए खींचे कटान बिंदु, तो कटान बिंदु की दिशा क्या हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर इस पर हम स्पर्शी रेखा खींचे तो स्पर्शी रेखा इस दिशा में होगा। अगर इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए स्पर्शी रेखा खींचे तो इसके लिए स्पर्शी रेखा की दिशा क्या हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी। स्पर्शी रेखा की दिशा इस ओर हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि कटान जो बिंदु है इस पर दो स्पर्शी रेखा खींची जा रही है, जबकि हम मैथ के रूल से भी जानते हैं कि कोई भी बिंदु है ना, कोई भी कटान बिंदु है या कोई भी बिंदु है तो उस पर केवल एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। तो इससे हमें पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर दो स्पर्शी रेखा खींची जाएगी तो ये बता रही स्पर्शी रेखा ही बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो ये वाला स्पर्शी रेखा बता रहा है कि दिशा इस ओर है, और ये वाला कटान बिंदु बता रहा है कि ये वाली स्पर्शी रेखा बता रही है इस ओर है। तो दो दिशाएं तो होंगी नहीं, एक ही तो कोई होगी जी। तो हम ये मैथ के रूल से जानते हैं कि कटान बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। कोई भी एक बिंदु है वहां पे एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे दो कैसे हमने खींच दिया, इसीलिए ये प्रूफ हो जाता है कि इसका मतलब ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं है, क्योंकि काटेंगी तो दो स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी। इसीलिए तो हम यही बोले हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं, मतलब यदि दो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को अगर काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकेगी। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकेंगे, जिसका अर्थ होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो दिशा होंगे। जिसका अर्थ क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो दो होंगे, ठीक है ना, दो होंगे, जबकि किसी भी कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केवल एक ही दिशा में होती है। जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है वो तो केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होती है। अतः इसी से स्पष्ट हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, काटती नहीं है। समझ में आया आपको? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं आया तो पीछे ले जाकर समझिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो इसीलिए तो अवेलेबल है ना, लाइव क्लासेस तो नहीं है। अगला आता है शंट से क्या अभिप्राय है। शंट क्या होता है दोस्त? शंट, तो शंट जो होता है ना वो कम प्रतिरोध का एक तार होता है। तो देखिए हमने लिखा है शंट कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब ये है, ये धारामापी है, अधारामापी है, अधारामापी के साथ समांतर क्रम में हम क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में हमने एक क्या कर दिया, ये शंट को जोड़ दिया। तो जब यहाँ पे ये हमारा सपोर्टेड, ये हमारा एक क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक परिपथ है, और इस परिपथ में ये हमारा क्या है, धारामापी है। तो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में हमने एक कम प्रतिरोध का तार को जोड़ दिया है। कम
कम प्रतिरोध के हमने तार को जोड़ दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है ना, कम प्रतिरोध के ये तार को जोड़ दिए हैं। तो अब यही कह रहे हैं कि क्या होता है, जो शंट होता है ना, जो शंट होता है वो कम प्रतिरोध का तार होता है, जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए समांतर क्रम में जोड़ा है, तो यह हमारा निकल गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने समझ लिया है, अब यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह रहा है। तो चलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं समझ लेते हैं। समझने के लिए तैयार है ना आप सभी? चलिए जी, समझने के लिए तैयार रहिएगा। तो देखिए सपोज दैट ये हम मान लेते हैं एक चुंबक है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है वो 2L हमने मान लिया। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इस टोटल को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसी को दोनों को हम टोटल को क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव, इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2L होता है, ये होता है। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव को स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही लिखा गया है, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी देख लीजिए, ये दूरी है ना, तो ये हम क्या बोल देंगे, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैपिटल M हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल M हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू 2mL हो जाएगा, 2mL। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला आता है मात्रक। तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरा आता है राशि। तो राशि कौन सी होती है, तो राशि हमारा होता है अदिश राशि। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र मतलब बीमा क्या होती है, तो इसका बीमा होता है M0L2T0 A-1। तो ये इसका बीमीय सूत्र होता है, ये सब आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर बताइए। चलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया, कोई बात नहीं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को समझ लेते हैं। सिंपल सा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का आप उत्तर क्या देंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर, जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं जी, जो प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं, प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। सॉरी, प्रबल चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मजबूत चुंबक, प्रबल मतलब होता है मजबूत, तो मजबूत चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे मतलब दूर हटेंगे। ठीक है ना, वही हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। इसमें एक पॉइंट हमने क्या बताया है कि इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर, अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ठीक है। अगला आता है हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, क्या ही कहा जाए, वही तो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, मैं इसको थोड़ा सुधार कर लेता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा,
सुधार करने में क्या ही टाइम लगेगा, हो ही तो गया। इरेज हो गया ना, ओके जी, इरेज हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, आप एक अच्छे से हम लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है दोस्त, ठीक हमने लिखा ना, ठीक है जी। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हो जाएगा कि वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो मजबूत चुंबक की ओर आकर्षित होंगे उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित हो गए उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय मतलब प्रबल चुंबक से आकर्षित होंगे उसे अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर लटकाते हैं, लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। देखिए, ये लंबवत हो रहा है, ये समांतर हो रहा है, ठीक है। अगला हमारा आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ जो दुर्बल चुंबक से, यहां पे याद रखिएगा, वे पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है, तो उसी को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, इसमें दोनों में प्रबल चुंबक आया था। अब लौह चुंबकीय पदार्थ में दुर्बल चुंबक, वे पदार्थ जो दुर्बल मतलब कमजोर चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बातें आपको अभी को याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मैं एक बार देख लूँ वीडियो अच्छा बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलिए, अगला हमारा आता है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स हम समझ लेते हैं दोस्त। चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा कि जब किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे, याद हो जाएगा। तैयार हैं आप सभी, चलिए आ जाइए, आ जाइए। अगर आप तैयार हैं तो हम आपको समझा ही देते हैं। ये देख लीजिए, सपोज एक चुंबक है, इसका ध्रुव है N और S, ये हमारा चुंबक का ध्रुव है। जाहिर सी बात है, कोई भी चुंबक है तो इस चुंबक से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी भी और बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे जाएंगी भी, निकलेंगे भी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये चुंबकीय बल रेखाएं देखिए इस तरीके से निकल रही हैं और ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, मतलब आ रही है। बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से प्रवेश भी करेंगी और बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से यहाँ से निकलेंगे भी। जैसे यहाँ से आ रही है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही है और यहाँ से देखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से निकल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा चुंबक है और ये सभी ये जो बल रेखाएं क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब किसी चुंबक का ये पृष्ठ है, ठीक है ना, तो किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत, अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसमें से कुछ ऐसी बल रेखाएं होंगी जो पृष्ठ पर अपने लंबवत होंगी। जैसे ये नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये देखिए अपने पृष्ठ पर लंबवत है, फिर ये नहीं है, ये देखिए अपने पृष्ठ पर लंबवत है। तो कुछ भी चुंबकीय बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत आने वाली और जाने वाली सभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
समझ में आ गया? वही बात लिखा गया है, किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से हम दर्शाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से दर्शाते हैं। फाई बी इक्वल टू बी डी एस, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू वी डी एस कॉस थीटा होता है। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला, बी डी एस कॉस थीटा होता है। ठीक है ना? जहां पे बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। डी एस क्या है? इस चुंबक का एक छोटा सा पृष्ठ है। और ये क्या है? लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। चलिए कोई नहीं, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फाई बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है? यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, मात्रक याद रखेंगे वेबर। दूसरा याद रखेंगे राशि कौन सी होती है? तो अदिश राशि। ठीक है दोस्त, तो अदिश राशि होती है, ये बात आप याद रखेंगे। और इसका एक बीमीय सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा, बीमा। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका बीमीय सूत्र Ml2T-2 A-1 होता है। Ml2T-2 A-1 होता है बीमीय सूत्र, ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है? ओके जी, ओके, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर। आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। मैं यही एक बात कहना चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट सीरियस वाले हैं, सीरियस स्टूडेंट है, जो सच में चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप सभी टॉपर बने, एक अच्छा नंबर आप लेकर आए, जिससे आपके माता पिता, आपके गांव समाज में आपका नाम हो दोस्त। तो इसके लिए जरूरी है, हमारी वीडियो से स्टडी तो कर ही रहे हैं, प्लस कम समय है, तो एक अच्छी रणनीति के तहत आपको हमारी ये जो टॉपर नोट्स है, इसको जरूर आप सभी को लेना चाहिए। ये जो टॉपर नोट्स हम दे रहे हैं, इसको लेना चाहिए आप सभी को। मैंने बता ही दिया कि पूरी आपकी फिजिक्स की, पूरी आपकी केमिस्ट्री का और पूरी आपकी हिंदी का हम आपको टॉपर नोट्स दे रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एक लेना चाहे तो 99 आपको लगेगा जी, 99। और ये 300 का तीनों हो रहा है, परंतु आप तीनों अगर एक साथ लेते हैं तो 249 में तीनों ही मिल जाएंगे। और ये टॉपर नोट्स में क्या है? चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके। पहले ये फिजिक्स के टोटल 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर है, फिर इसमें आपके पूरी तरीके से हिंदी में कैसे आप 95 स्कोर कर सकते हैं, उस तरीके से सीक्वेंस में सभी महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, 200 ऑब्जेक्टिव, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, पत्र लेखन, निबंध, सब है दोस्त, सब आपको दिया जा रहा है चुनिंदा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके इस नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। और सच में टॉपर की जो रास्ते हैं, उस रास्ते पर चल पड़िए और टॉपर बन के भी दिखा दीजिए अपने गांव और समाज को, सभी को। ओनली 249 रुपए, शायद आपका सभी का भविष्य बदल सकता है। और यही 249 रुपए अगर आपने पेमेंट ना करके अगर ये टॉपर नोट से स्टडी नहीं कर रहे हैं, शायद आप मतलब बहुत ज्यादा दूर हट जाएंगे अपनी सफलता से, अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की है तो ये सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करने में जागरूक करेगा। और जितने स्टूडेंट टॉपर नोट्स को लिए हुए हैं, इस नोट से अच्छे तरीके से दोस्त इसको पढ़ाई कर लीजिए। जितना हमने दिया है केवल पहले इसको तैयार कीजिए, ठीक है ना? इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला आता है स्वप्रेरण किसे कहते हैं? स्वप्रेरण कहे या स्वप्रेरण गुणांक, मैं इतना कहूंगा ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो भी आता है ये परिभाषा लिख दीजिएगा। क्या लिख रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं जी? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। ये सपोर्टेड, ये हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है, बात को समझिएगा आप सभी। ये हमारा एक कुंजी है, यहाँ पे एक हमने क्या लगा दिया? सेल या बैटरी, कुछ भी आप लगा सकते हैं, सेल हमने लगा दिया है। और इसमें आप देखिए, यहाँ पे एक और एक परिपथ हम जोड़ देते हैं, एक और यहाँ पे परिपथ हम जोड़ देते हैं और इसमें हम एक बल्ब लगा देते हैं।
जो जलने लगेगा। ये एक हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है। यह हमारे पास एक हमने परिपथ बना लिया। हम ये कह रहे हैं कि इस सेल की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। और धारा के मान में हम क्या कर रहे हैं, धारा के मान में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। धारा के मान में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। जब हम ये हमारे पास एक कुंडली है, तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे परंतु घटा देंगे, कभी अधिक करेंगे कभी कम करेंगे, इसी का होता है परिवर्तन करना। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में क्या होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, संख्या में परिवर्तन होने लगता है। तो जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, जो धारा उत्पन्न अगर हो गई ना, इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, और जब धारा उत्पन्न हो गई तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, और इसी धारा को मतलब इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। वही लिखा गया है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, उसी को स्वप्रेरण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है ना, वो प्रेरित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है फाई, वो क्या होता है, ये जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ है इस धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें तो ये फाई जो है ये समानुपाती का चिन्ह आता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है हमारा L इंटू आई है, तो ये आई हो गया। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे ये L इधर देखिए, आई इधर क्या है, आई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ से L का एक फॉर्मूला मिला, वो हमारा क्या मिलेगा, L का एक फॉर्मूला मिला जो है फाई बाई आई हो जाएगा, फाई बाई आई हो जाएगा। और यही हमारा फाई क्या है, यहाँ पे ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, आई क्या है, प्रेरित धारा है, जो ये धारा प्रेरित धारा है, और ये एल क्या है, एल ही यहाँ पे जानना है, ये है स्वप्रेरण गुणांक, ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक यही है जी। तो अगर आप चाहें तो स्वप्रेरण गुणांक का ये भी परिभाषा कह सकते हैं कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन तथा परिवर्तन होने में उत्पन्न प्रेरित धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, बिल्कुल आप 100% में कह सकता हो कि आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका एक चीज बस आप याद रखेंगे, इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका मात्रक याद रखेंगे हेनरी, इसका मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको भी हम समझा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माफी चाहूंगा, तबीयत खराब है भाई, क्या ही कहें। कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ है बट कोई नहीं जी, पढ़ाऊंगा मैं जितना हो सकेगा। मेरी अम्मी कह रही थी कि रहने दो बाबू, तबीयत ठीक हो जाता है फिर पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक है,
आप सभी की परिस्थितियों में समझता हूँ। शायद आप पता नहीं मेरी परिस्थितियों को समझ रहे होंगे या नहीं, बट मैं समझता हूँ दोस्त। और मेरा यही कर्तव्य है कि आप सभी को एक अच्छे तरीके से तैयारी करा देना, और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। बशर्ते आप अपना कर्तव्य, आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें देंगे या दिखा रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं, सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा दोस्त हमारा भी हौसला अफजाई होगा। मैं अपने अम्मी को या सभी को बता पाऊंगा कि हाँ, हमसे भी इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमसे प्यार, इतना सपोर्ट करते हैं हमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे दोस्त। अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है समझ लेते हैं। तो लिखा गया है, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है। ध्यान से समझेंगे, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है जी? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी को, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित धारा भी कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हाँ जी, किसको समझ में आ गया, किसको नहीं आया? जिनको आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो अब देखिए हम याद करा देते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सपोज डेट ये हमारे पास एक कुंडली है, ये हमारे पास एक कुंडली है जी, और इसमें हमने कुंडली में एक धारा मापी को लगा दिया। ये हमने इस कुंडली में हमने क्या लगा दिया, एक धारा मापी को लगा दिए हैं। और यहाँ पे इस कुंडली के पास में एक हम चुंबक को ले लेते हैं, इस कुंडली के पास एक हम चुंबक को ले लेते हैं जिसका दो ध्रुव है N और S, ये दो ध्रुव है। हम ये कह रहे हैं कि जब चुंबक, ये हमारे पास चुंबक है और ये हमारा क्या है, ये हमारा कुंडली है, ये हमारी कुंडली है। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, कौन सी गति जी? आपेक्षिक गति। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, कौन सी गति? आपेक्षिक गति होता है, तो कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है जी? कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना, उसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी का नाम मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, इसी को हम प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा। तो इसी को हम कह सकते हैं जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रेरित अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इस संपूर्ण घटना को ही, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार परिभाषा बोल दे रहा हूं, याद हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक बार मैं बोल दूंगा, परिभाषा याद हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। रेडी हैं आप सभी? चलिए आइए। आप कहेंगे जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही बात लिखा गया है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। परिभाषा याद हो गया ना आप सभी को? हमने क्या बताया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, आपेक्षिक गति होता है। तो क्या होता है, कुंडली में
चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाए हैं, दिल से शुक्रिया आप सभी को। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सच में टॉपर बनना, ये टॉपर नोट्स को ज़रूर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का 249 में तीनों मिल जाएंगे। कोई एक अगर लेते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री ही दोनों लेते हैं तो 199 में मिल जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हाँ, एक आवश्यक बात मैं बता दूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे 50 बताए रहे थे, अभी तक हमने 25 ही बताए हैं, मतलब अभी भी 25 बच गए हैं। क्या आप चाहते हैं इस 25 को पढ़ना? अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तभी हम ला पाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, नहीं हो पाएगा दोस्त। आप सभी का हौसला अफजाई चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे हमें भी हौसला मिलेगा। तो इसके लिए कमेंट क्या करना है ये देख लीजिए। आप लिखेंगे ये क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट परिभाषा पार्ट 2 वीडियो लाइए। चलिए, तो ये स्टूडेंटों को कमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि कल ही वीडियो लाए, चाहे कुछ भी हो, कल आपको वीडियो चाहिए, तो ये जो है ये कम से कम मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 101 स्टूडेंट अगर कमेंट कर देते हैं तो मैं बिल्कुल कल ही इसको लेकर आ जाऊँगा शाम को 6:30 बजे। ये आप याद रखेंगे, शाम को 6:30 बजे आपको मिल जाएगा ये वीडियो। तो चलिए, अभी से ये सिस्टमेटिक एक है, इसको कमेंट में लिखिएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करे, ज़्यादा ऐसा नहीं कि 2-3 बार कमेंट करें, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा स्टूडेंटों का कर्तव्य नहीं है। तो जाइए कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितने अधिक स्टूडेंट कमेंट करेंगे उसका हम इसका पार्ट 2 कल ही लेकर आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, दिल से आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू।